हेलो। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। इसमें देखेंगे एसिड क्या होता है। एसिड इज ए सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन एंड डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूशन में जो होता है हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है, जैसे कि HCl हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये सभी जो होते हैं एसिड होते हैं। बेस क्या होता है? बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन में जो होता है हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि बाइकार्बोनेट जो होता है वो एक बेस है जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके कार्बोनिक एसिड को बनाता है। पीएच क्या होता है? pH इज ए मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ही pH होता है। pH को हम लोग pH इज इक्वल टू -log10 हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन लिखते हैं, ठीक है। pH स्केल में 0 to 14 रीडिंग होता है जो एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी को शो करता है, बताता है। प्योर वाटर का pH मान 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है और ना ही बेस होता है। अगर किसी सॉल्यूशन का मतलब कि जो pH होता है, अगर किसी सॉल्यूशन का pH अगर 7 से अधिक होता है तो वो एल्कलाइन नेचर का होता है, अगर 7 से कम होता है तो वो एसिड नेचर का होता है। हमारे ब्लड का जो pH रेंज pH रहता है ना, उसका नॉर्मल रेंज जो रहता है 7.35 टू 7.45 होता है, जो कि स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्किलोसिस किसको बोलते हैं? जब बॉडी का जो pH रहता है वो 7.45 से स्लाइटली हाई होता है तो उसको एल्किलोसिस कहा जाता है। अगर हमारे बॉडी की ब्लड का जो pH रहता है वो 7.35 से कम रहता है तो उसको एसिडोसिस कहा जाता है। ब्लड pH का जो मेंटेनेंस होता है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है वो हमारे pH पर ही डिपेंड करता है। जो किडनी होते हैं, किडनी और लंग्स, ये एसिड बेस बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये दोनों ऑर्गन, ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है? एसिड बेस बैलेंस रिफर टू द मैकेनिज्म द बॉडी यूजेस टू कीप इट्स फ्लूइड क्लोज टू न्यूट्रल pH सो दैट द बॉडी कैन फंक्शन नॉर्मली। जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है ना उसको नॉर्मल जो न्यूट्रल pH में मेंटेन करने का एक प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा हमारा बॉडी जो होता है नॉर्मली वर्क करता है। हमारे बॉडी में थर्ड पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ एसिड बाय बॉडी। हमारी बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो हमारी जो बॉडी होते हैं, हाँ, उनमें सेल है, उस सेल के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, वहाँ से ही सारा जो एसिड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एनारोबिक कंडीशन से। जब ग्लूकोज का एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है तब लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और कार्बनिक एसिड जो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसके वाटर से रिएक्शन के द्वारा कार्बनिक एसिड बनता है। इसी प्रकार जो सल्फ्यूरिक एसिड रहता है ना, वो जो प्रोटीन से बनता है। सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड रहते हैं ना, उनसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। इसी प्रकार फॉस्फोरिक एसिड भी रहते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। प्रोडक्शन, फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ बेसेस बाय द बॉडी। बॉडी में बेस का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो हमारी बॉडी में जो बेस का प्रोडक्शन होता है ना, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, लेकिन कुछ अमाउंट में जो होता है बाइकार्बोनेट जनरेट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, लैक्टेट एंड सिट्रेट से। जो वेजिटेरियन डाइट रहता है ना, वो बेस के प्रोडक्शंस के लिए इसेंशियल होते हैं, जिससे जो होता है हमारे बॉडी में बेस जनरेट होते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ ब्लड pH। ये हमारा मेन टॉपिक है, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है बॉडी में। तो बॉडी जो होता है, हमारी बॉडी एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, मतलब कि रक्षा के लिए जो होते हैं उनमें 3 लाइन ऑफ डिफेंस डेवलप करता है, जिनमें फर्स्ट है बफर सिस्टम, ब्लड बफर, रेस्पिरेटरी मैकेनिज़्म एंड रीनल मैकेनिज़्म। पहले देखेंगे ब्लड बफर होता क्या है। तो बफर जनरली क्या होता है? ये बफर डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और उसके सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो उसका सॉल्ट जो रहता है वो बफर रहता है। ये जो बफर रहता है वो स्लाइटली एसिड या बेस को ऐड करने से ना वो pH में चेंजेस को ये रेसिस्ट करता है, उनमें चेंज नहीं होने देता है। ब्लड बफर 3 टाइप्स के होते हैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ये क्या होता है? इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं वो हाइड्रोकार्बोनिक एसिड रहता है, ये
मोस्ट प्रीडोमिनेंट बफर सिस्टम होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर प्लाज्मा का मेन बफर होता है। जो कार्बोनिक एसिड रहता है वो ना हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट होता है। अगर हम इस रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं तो क्या होता है, उसको कैसे लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू होता है ये एच प्लस आयन बाइकार्बोनेट आयन अपॉन कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर जो जिसमें के क्या होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। और इस रिएक्शन को हम लोग रिटर्न करें, मतलब कि रीराइट्स करें, और दूसरे टाइप से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इस हाइड्रोजन आयन का इधर लेफ्ट साइड जो होता है उसको चेंज करेंगे तो हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू के ए कार्बोनिक एसिड अपॉन बाइकार्बोनेट होता है। हम लोग जानते हैं कि जो पीएच रहता है उसका मान log 1 बाई हाइड्रोजन आयन होता है। अगर इस हाइड्रोजन आयन के प्लेस में अगर हम 1 बाई हाइड्रोजन आयन लिखते जाएं, log 1 बाई हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू log 1 बाई के ए प्लस लॉग ये बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसमें सभी में 1 है ना तो इसके ये अपोजिट हो जाता है, यहाँ ये वाला अपोजिट हो गया, बाइकार्बोनेट अपॉन कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये है ना log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हम लोग पीएच लिख सकते हैं। तो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग बेस अपॉन एसिड। ठीक है, ये जो इक्वेशन होता है इसी को हेंडरसन हेसेलबर्ग इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि जो पीएच रहता है वो बेस और एसिड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो ब्लड का पीएच रहता है वो 7.4 रहता है, और इसमें जो the blood pH is 7.4. The ratio of bicarbonate and the carbonic acid is 20:1. Thus, the bicarbonate concentration is much higher than the carbonic acid in the blood. हमारी बॉडी जो ब्लड का पीएच रहता है वो तो 7.4 रहता है। हाँ, लेकिन हमारी बॉडी में जो बाइकार्बोनेट रहता है वो और कार्बोनिक एसिड का जो कंसंट्रेशन रहता है ना वो 20:1 के रेशियो में रहता है। मतलब कि हमारी बॉडी में जो बाइकार्बोनेट रहता है ना वो ज़्यादा रहता है। इसी कारण हमारी जो ब्लड का पीएच रहता है वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड द कार्बोनिक एसिड डिटरमाइन द पीएच ऑफ ब्लड। इससे ये पता चलता है कि जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो बाइकार्बोनेट होते हैं, जो कार्बोनिक एसिड होते हैं ना, उसी के द्वारा ब्लड के पीएच का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, हम देखते हैं फॉस्फेट बफर। फर्स्ट बफर देख लिया ना, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। सेकेंड है फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर होता क्या है, किससे किससे बना होता है, जो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये जो होते हैं फॉस्फेट बफर को बनाते हैं, जो कि इंटरसेलुलर बफर होता है। ये बफर जो है ना वो ये बफर नॉर्मल पीएच, जो ब्लड का नॉर्मल पीएच रहता है उसके मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। सभी बफर करेंगे, लेकिन जो बफर होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। और प्रोटीन बफर होता क्या है, तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं और हीमोग्लोबिन, आरबीसी का हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन बफर सिस्टम, ब्लड के प्रोटीन बफर सिस्टम को बनाते हैं। द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोटीन इज डिपेंड ऑन द पीके ऑफ एनाइजेबल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। जो बफरिंग कैपेसिटी रहती है वो ना अमीनो एसिड के जो आयनाइजेबल ग्रुप रहता है उसके पी के वैल्यू पर डिपेंड करता है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन रहता है वो भी आरबीसी का हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट बफर होता है, जो कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब दूसरा जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म फॉर पीएच रेगुलेशन। पीएच रेगुलेशन का रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म देखते हैं होता क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड a rapid mechanism for the maintenance of acid-base balance achieved by regulating the concentration of carbonic acid in the blood। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है वो हम लोग का एसिड बेस बैलेंस में रहता है, रैपिड मैकेनिज्म होता है। लेकिन ये जो होता है ना मतलब कि शॉर्ट टाइम्स के लिए रहता है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इससे एसिड बेस बैलेंस नहीं किया जाता है, ये शॉर्ट टाइम्स के लिए होता है। एसिड बेस अचीव्ड बाय रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ
कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड में कार्बोनिक एसिड के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रहता है हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस करता है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स में जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो है ना वो उस सेल में वाटर से रिएक्ट करता है। किसके प्रेजेंट में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स के प्रेजेंट में CO2 एंड वाटर जो होते हैं रिएक्ट करते हैं और कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जो होता है बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन रहता है ना वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है। इससे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये यहाँ जो होता है ना ये ऑक्सीजन है जो इंस्पायरेशन करते हैं, हम लोग निःश्वसन करते हैं ना, उस समय ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आता है। लंग्स में आता है ना, एल्वियोली से होते हुए ब्लड कैपिलरी में जाता है। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन रहता है ना, लंग्स के पास जो हीमोग्लोबिन है RBC में वो ऑक्सीजन को लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन रहता है वो ना ज़्यादा ऑक्सीजन से बाइंड होता है, क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन जो होता है अधिक होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन को मतलब कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाता है? टिश्यू के पास जाता है। टिश्यू में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, मतलब कि वहाँ पे हाइड्रोजन का जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ देता है, हाइड्रोजन को पकड़ लेता है और ये ऑक्सीजन क्या होता है? फ्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्री हो जाता है और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? इस हाइड्रोजन से बाइंड होके हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन फिर से अब लंग्स के पास जाता है। लंग्स में फिर जो ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है तो हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन जो रिलीज़ हुआ है हीमोग्लोबिन से वो क्या करता है? वहाँ लंग्स के पास जो बाइकार्बोनेट होते हैं ना उनसे रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंट में जो होता है वाटर से रिएक्ट करके, मतलब कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स के प्रेजेंट में जो कार्बोनिक एसिड रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में डिसोसिएट होते हैं। तो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो हम लोगों का जो एक्सपायरेशन करते हैं, एक्सहेल करते हैं ना गैस को, उस समय वो रिलीज़ कर दिया जाता है। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, द लार्ज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी endangered by acid base equilibrium of the body, but normal circumstances all of this carbon dioxide is eliminated from expired air of lungs। एक्सपायरेशन के द्वारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर दिया जाता है। द रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेशन की जो दर होती है वो रेस्पिरेटरी सेंटर के द्वारा कंट्रोल होता है, जो कि ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। अगर ब्लड के pH में किसी प्रकार का चेंजेस होता है या अगर किसी प्रकार की pH में कमी आती है तो हाइपर वेंटिलेशन होता है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा? अधिक मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि अंदर नहीं जा पाता, अंदर नहीं जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है तो जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो भी कम बनते हैं। उसके लिए कार्बोनिक एसिड के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अगर हाइपर वेंटिलेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं मिलता है, तो कार्बोनिक एसिड भी कम बनते हैं, जिसके कारण जो होता है इसका जो ब्लड होता है उसका pH कम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं क्या होता है ब्लड में, कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है। तो टिश्यू में क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू में अधिक हो जाते हैं ना तो वो डिफ्यूज़ होकर प्लाज्मा में आ जाते हैं। प्लाज्मा से ये ना प्लाज्मा में भी उनका कंसंट्रेशन अधिक होता है तो क्या करते हैं? RBC में जाते हैं, RBC। ठीक है, तो RBC में वाटर मॉलिक्यूल भी रहता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो वाटर से मिल जाते हैं, वाटर से जाके बाइंड होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंट में और ये कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करते हैं। ये कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट होते हैं। तो जो बाइकार्बोनेट आयन रहता है वो उसका कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण जो होता है वो प्लाज्मा में आ जाता है। किसके अगेन आता है? मतलब कि बाइकार्बोनेट बाहर जाता है और प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयन था वो RBC के अंदर आता है, ताकि इसमें जो
चार्ज की न्यूट्रलिटी जो रहती है वो बनी रहती है। जितना बाइकार्बोनेट बाहर जाता है उतना क्लोराइड अंदर आता है, जिसके कहाँ ये किसी प्रकार के इसमें इसके चार्ज में बदलाव नहीं होता है। और जो हाइड्रोजन आयन रहता है ना, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ब्लड के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है। और ये जो लंग्स में जो हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन रहता है वो डिसोसिएट होता है हीमोग्लोबिन एंड हाइड्रोजन में। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो तो ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, और जो हाइड्रोजन आयन रहता है ना, वो फिर से जो होता है बाइकार्बोनेट आयन से मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दिया जाता है। इस चीज़ का फॉर्म है, लेकिन उसको दूसरे टाइप से बताया गया। यहाँ तक तो सेम वैसे प्रोसेस होता है। अब हम लोग सीधा देखेंगे रीनल मैकेनिज्म फॉर पीएच रेगुलेशन। The role of kidney in the maintenance of acid-base balance of the body is highly significant. जो हमारा रीनल मैकेनिज्म रहता है या किडनी का जो वर्क रहता है एसिड बेस बैलेंस में बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है। रीनल मैकेनिज्म प्रोवाइड ए परमानेंट सॉल्यूशन टू द एसिड बेस बैलेंस। जो रीनल मैकेनिज्म रहता है उसके द्वारा जो एसिड बेस बैलेंस रहता है ना, वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, परमानेंट सॉल्यूशन रहता है। Kidney regulate the blood pH by excreting or reabsorbing the acidic or basic substance as the solution as the situation demand। हमारी बॉडी में अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ कर देता है, बेसिसिटी ज़्यादा होता है तो जो होता है जो बाइकार्बोनेट रहते हैं उसको कुछ मात्रा में रिलीज़ करता है, जिसके द्वारा ये जिस सिचुएशन में हमारा बॉडी रहता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए किडनी वर्क करता है। हमारे यूरिन का जो पीएच मान रहता है ना, वो ब्लड के पीएच से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि जो ब्लड का पीएच रहता है ना वो 7.4 है, जबकि यूरिन का जो पीएच रहता है वो 6 रहता है। ठीक है, तो ये किस कारण होता है? तो क्योंकि हमारा जो किडनी रहता है ना, वो यूरिन की एसिडिटी मतलब कि यूरिन में हाइड्रोजन को रिलीज़ करते जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है तो हाइड्रोजन आयन वो रिलीज होते जाता है। इसको आगे देखेंगे ना कैसे होता है, कैसे हाइड्रोजन आयन सीक्रेट होता है। ठीक है, तो रीनल मैकेनिज्म में एक एंजाइम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये बहुत ही सेंट्रल इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है, जो कि रीनल मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो एंजाइम होता है ना, वो एसिटाजोलामाइड ये सब्सटेंस इसके द्वारा वो इनहिबिट हो जाता है। अगर ये प्रेजेंट रहता है तो ये एंजाइम अपना वर्क नहीं कर पाते हैं। रीनल रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑकर बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। जो रीनल मैकेनिज्म रहता है ना, वो निम्न मैकेनिज्म के द्वारा होता है। फर्स्ट होता है एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ये डायग्राम से समझते हैं ना, ये किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है ना, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स, वहाँ के सेल होते हैं ये। ठीक है, रीनल ट्यूबुलर सेल्स। और ये क्या होते हैं? ये जो ट्यूब्यूल्स के चारों ओर जो फैले हुए पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होते हैं, जो कि ट्यूब्यूल्स के चारों ओर फैले हैं। और ये जो होता है उसका ल्यूमेन पार्ट है, जो बीच में गेप रहता है जहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो होता है। जो हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन होता है मेनली जो होता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। इसके सेल में क्या होता है, यहाँ देखते हैं पहले। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। साथ ही जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी होता है। और साथ ही जो ल्यूमेन पार्ट मतलब कि फिल्ट्रेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सब क्या होते हैं, डिफ्यूज़ होकर सेल के अंदर आते हैं। सेल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करता है, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट बनाता है। ये बाइकार्बोनेट जो होता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट आयन जो होता है यूज़फुल रहता है, तो ये हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये मतलब कि फिर से ब्लड में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन आयन रहता है ना, वो सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर के थ्रू ट्यूबुलर सेल से जो होता है ल्यूमेन में वहाँ एक्सक्रीट कर जाता है, सीक्रेट कर दिया जाता है। यहाँ पे एक चैनल पाया जा रहा है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर। इसमें हाइड्रोजन सेल के अंदर से बाहर जाता है, जबकि सोडियम क्या होता है ल्यूमेन पार्ट से
अंदर आता है सेल के अंदर, क्योंकि ये सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसी प्रकार जब बाइकार्बोनेट बनता है, जो बाइकार्बोनेट जो प्लाज्मा में था वो किडनी में आया तो फिल्टर होके जो होता है फिल्ट्रेट बनाता है। फिल्ट्रेट में जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सीक्रेटेड हाइड्रोजन आयन से बाइंड होते हैं कैल्शियम में इस एंजाइम के प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये जो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन रहते हैं वो कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करते हैं जो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से जो होते हैं सेल के अंदर आ जाते हैं। ये ही है, इसमें दोनों का मैकेनिज्म हो गया, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ये बाइकार्बोनेट जो होता है डायरेक्टली ल्यूमेन से ट्यूबुलर सेल में एंटर नहीं करता है। इसके लिए वह ल्यूमेन में ही हाइड्रोजन आयन से बाइंड होता है, कार्बनिक एसिड बनाता है और फिर डिसोसिएट होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिर सेल के अंदर जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन का एक्सक्रीशन होता है। तो जो रीनल सेल होते हैं ना, रीनल ट्यूबुलर सेल, उसमें क्या होता है उसमें जो एमिनो एसिड रहते हैं लाइक दैट ग्लूटामिन, तो उसमें डीएमिनेट प्रोसेस होती है। मतलब कि यहाँ जो ग्लूटामिन रहता है वो उसमें से अमोनिया निकलता है और ये जो ग्लूटामिन रहता है वो ग्लूटामेट बनता है और ये जो रिएक्शन होता है वो ग्लूटामिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में होता है। जब यहाँ पे जो लिबरेटेड अमोनिया होता है ना, ये अमोनिया वो सेल से जो होता है बाहर निकलता है, ट्यूबुलर ल्यूमेन में पहुँच जाता है। ल्यूमेन में फिर वो जो सीक्रेटेड हाइड्रोजन आयन रहता है, ऊपर देखे थे जो हाइड्रोजन आयन सीक्रेट होता है उससे बाइंड होकर अमोनियम आयन बनता है। ये अमोनियम आयन फिर से जो होता है सेल के अंदर रिअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसलिए ये यूरिन के साथ जो होता है एलिमिनेट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। और ये हाइड्रोजन कहाँ से बनता है? हम लोग देखे थे ना, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनाता है जो कि हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बाइकार्बोनेट में डिसोसिएट होता है। बाइकार्बोनेट इंपॉर्टेंट होने के कारण ब्लड कैपिलरी में इंटर कर जाता है, ठीक है। अब इसका जो डिसऑर्डर्स हैं, मेनली जो डिसऑर्डर होते हैं वो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस मतलब कि एसिडोसिस क्या होता है? हमारे जो ब्लड का pH 7.35 से कम हो जाता है तो उसको एसिडोसिस कहा जाता है। इसमें मेन कारण क्या होता है? इसमें जो बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन होता है हमारे ब्लड में वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। यहाँ पे उसका शॉर्ट टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसका मेन रीज़न क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में जब अधिक हो जाते हैं तो अधिक होने के कारण जो होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक होते हैं तो ये सेल के अंदर वाटर से ज़्यादा मिलते हैं और कार्बनिक एसिड को बनाते हैं, एसिड है ना, इसलिए वो एसिडोसिस मतलब कि एसिडोसिस को कॉज करते हैं। थर्ड है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस मतलब हमारी बॉडी में एल्केलिनिटी या बेस का बढ़ना एल्केलोसिस कहलाता है। इसका मेन कारण क्या होता है? जो हमारी बॉडी है ना उसमें बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना ही मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कहलाता है। इसका मेन जो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होते हैं ना उसमें पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है बहुत कम हो जाता है और इसी को ही मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेंगे। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्या होता है? इसमें जो होता है ना जो कार्बनिक एसिड होता है ना उसका कंसंट्रेशन जो होता है कम हो जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होता है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है। ये किस कारण से होता है? हाइपर वेंटिलेशन के कारण होता है। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा? अधिक ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, तो जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को नहीं मिलता है और वो कार्बनिक एसिड को फॉर्म नहीं करता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होता है, ठीक है। और ये हाइपर वेंटिलेशन किस कंडीशन में होता है? तो ये हिस्टेरिया, हाइपोक्सिया, एक्सेसिव आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एक्सेट्रा के कारण जो होता है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाती है, ठीक है। बाय।